हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद शावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मार्शलियन उपयोगिता सिद्धांत और हिग्सियन उपयोगिता का सिद्धांत, तो ये जो दोनों सिद्धांत थे हमारी, वो किस दृष्टिकोण पर आधारित थे? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, यानी कि हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। ठीक है, तो इस सिद्धांत की, यानी जो हमने पढ़े हैं अभी मार्शलियन और हिग्सियन, तो इन सिद्धांतों के जो दृष्टिकोण है उसको, जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार को, यानी उसके आचरण को एक वैज्ञानिक रूप देने के लिए प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा सन 1938 में एक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकट अधिमान सिद्धांत, यानी कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये जो सिद्धांत है हमारा, वह किस पर आधारित है? ये उपभोक्ता के व्यवहार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सैमुअल्सन ने ये बताया कि एक उपभोक्ता किसी भी बाजार में किस तरह से किसी वस्तु के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी कि वह किस वस्तु को चुनता है और किसको नहीं चुनता है। ये उसका जो व्यवहार है, इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन या व्याख्या की है, वो प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा किस सिद्धांत में की गई है? प्रकट अधिमान सिद्धांत में। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या आचरणवादी उपयोगिता सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसे एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल। ठीक है, तो अब बात यहाँ आती है, यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ये मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल है, तो पहला और दूसरा मूल किसे कहते हैं? तो हमें यहाँ इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा मांग के तार्किक सिद्धांत का जो पहला मूल है, वो क्या है? हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा दूसरा मांग के तार्किक सिद्धांत का दूसरा जो मूल है, वह क्या है? हमारा तटस्थ वक्र विश्लेषण, जिसे हम अपनी पिछली वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया कि जब कोई व्यक्ति, यानी कि जब कोई उपभोक्ता किन्हीं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, यानी कि कोई दो वस्तुएं हैं जो कि बाजार में वो गया है, तो उसके कई संयोग हैं जो वे चुन सकता है या खरीद सकता है। उस वस्तु के कई संयोग बन रहे हैं, तो वे उस संयोग में से जब किसी एक वस्तु के संयोग, यानी दो वस्तुओं के किसी एक संयोग को चुनता है या उसको खरीदने के लिए अपनी स्पष्ट रूप से उसको चुन लेता है या खरीद लेता है, तो वो क्या कहलाता है? उसका प्रकट अधिमान। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सिद्धांत है वह बहुत ही सिंपल विचारों, यानी कि सरल विचारों पर आधारित है। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई उपभोक्ता किसी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग में से जब किसी एक संयोग को चुनता है, तो उसके नॉर्मली दो कारण हो सकते हैं, यानी कि उसके चुनने के दो रीजन हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन क्या है हमारा? कि या तो वह जो संयोग जो उसने चुना है, यानी कि जो उपभोक्ता द्वारा वो जो संयोग चुना गया है, वह अन्य उपयोग संयोग हैं उपलब्ध, उन संयोगों से उससे ज़्यादा पसंद है, यानी कि वे उन जो उसने चुना है संयोग, वे और बाकी संयोगों से ज़्यादा उसको उपयोगी है। या फिर हमारा दूसरा कारण क्या हो सकता है कि वह जो संयोग जो उसने चुना है वो अन्य संयोगों से कैसा है? सस्ता है। ठीक है, तो इस कारण से उसने उस संयोग को चुना है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वो किसी ए संयोग को चुनता है। ठीक है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर ये संभवतः ये हो सकता है कि उसने ए संयोग को जो चुना है, तो वो जो बाकी बी संयोग है, यानी कि उसके साथ में जो एक बी संयोग भी है जिसे वह चुन सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं चुना, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि या तो वह उस संयोग से महंगा है, यानी जो उसने चुना है ए संयोग, तो बी संयोग जो है वो ए संयोग से थोड़ा महंगा है, तो इसलिए उसने ए संयोग को चुन लिया। या फिर अगर ऐसे, ये तो हमारी हो गई दूसरी कंडीशन, जो अभी मैंने बताए थे कि दो कारण हो सकते हैं। तो दूसरा कारण हमारा क्या हो गया कि या तो वह उससे महंगा है, यानी कि जो ए संयोग है वो बी संयोग से सस्ता है। ठीक है, या फिर अब जब ऐसी स्थिति हो कि जब बी संयोग ए संयोग से सस्ता हो, यानी कि जो उसने खरीदा है वह संयोग दूसरे से महंगा है, लेकिन वह तब भी उसको खरीद रहा है,
तो ये स्थिति क्या होगी कि वह संयोग जो उसने चुना है वे उन अन्य संयोगों से उसे ज़्यादा पसंद है या फिर वो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो ये हमारा जो पहला रीज़न था ये उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता द्वारा ए संयोग को चुना गया है बी संयोग की तुलना में, तो उसने स्पष्टता या तो उस ए संयोग को क्या माना है उच्च कोटि का, और जिससे ये निर्धारित होता है कि जो उसने संयोग छोड़ा है यानी कि जिसको नहीं चुना है उसने उस संयोग को क्या माना है निम्न कोटि का, चाहे वह उससे महंगा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये थे हमारा मतलब क्या बोलते हैं सैमुअल द्वारा दिया गया प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी पढ़ते आए हैं और नॉर्मली अर्थशास्त्र में हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं, तो ऐसे ही इस सिद्धांत की भी कुछ अपनी मान्यताएं हैं जो कि इसको फुलफिल करती हैं। ठीक है, या इसके लिए आवश्यक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रकट अधिमान सिद्धांत की मान्यताओं को। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी मान्यता है बजट रेखा पर दिए विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग का चयन। ठीक है, तो हमारी पहली क्या है बजट रेखा पर दिए हुए विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग का चयन। तो इसका मतलब यह है कि जो उपभोक्ता है उसकी आय के अनुसार यानी उसकी आय और वस्तुओं की कीमत के अनुसार एक बजट रेखा यानी कि जिसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं उस पर विभिन्न संयोग दिए गए हैं किन्हीं दो वस्तुओं के। ठीक है, तो उसमें से जो है कोई भी उपभोक्ता क्या करता है उन विभिन्न संयोगों में से किसी एक ही संयोग का चुनाव करता है। तो ये हमारी पहली मान्यता है इस सिद्धांत की, किसकी प्रकट अधिमान सिद्धांत की। ठीक है, यदि वह दो संयोगों को चुन लेगा तो वह प्रकट अधिमान सिद्धांत नहीं कहलाएगा। तो इसकी पहली मान्यता क्या है हमारी कि वह विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग के प्रति अपना जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है यानी कि अपनी पसंद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी मान्यता जो कि है समस्त आय खर्च करना। ठीक है, खर्च यानी कि व्यय। ठीक है, तो ये क्या बताती है हमें कि जो उपभोक्ता है वह जो उसकी मौद्रिक आय है यानी इसकी क्या मान्यता है कि जो उपभोक्ता है वह अपनी उस वस्तुओं के संयोग को चुनने के लिए क्या करता है वह अपनी जितनी भी उसकी मौद्रिक आय है उसको पूर्ण रूप से खर्च करता है। यदि वह उसमें कम खर्च करता है तो वो इस नियम के अनुसार ठीक नहीं होगी यानी कि वह इस अधिनियम को वो सिद्धांत को फुलफिल नहीं करेगी। तो इस सिद्धांत के लागू होने के लिए क्या जरूरी है कि जो उपभोक्ता है वह अपनी संपूर्ण मौद्रिक आय को खर्च करे। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे अपनी तीसरी मान्यता जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता विवेकशील होता है। ठीक है, विवेकशील होता है। तो ये मान्यता हमें क्या बताती है कि जो उपभोक्ता है वह विवेकशील है यानी कि वह हमेशा विवेकपूर्ण व्यवहार ही दर्शाता है। इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता है वह हमेशा कम वस्तुओं की तुलना में अधिक वस्तुओं को खरीदना चाहेगा या फिर पसंद करेगा। ठीक है, तो वह हमेशा कैसा व्यवहार करता है हमेशा विवेकशील व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये है हमारी तीसरी मान्यता प्रकट अधिमान सिद्धांत की। अब देखेंगे हम अपनी चौथी मान्यता जो कि है विश्लेषण की
अवधि में उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि स्थिर ठीक है। तो इस मान्यता का क्या अर्थ है हमारी कि जो विश्लेषण, यानी कि जब हम इस सिद्धांत को किसी अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो उस समय, यानी कि इस सिद्धांत के विश्लेषण की अवधि में क्या होगा, उपभोक्ता की जो आय है या जो उसका फैशन है या फिर जो उसकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, वह कैसी होती हैं, अपरिवर्तित होती हैं, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को लागू होने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो उपभोक्ता है उसकी ना तो आय में कोई परिवर्तन होगा, ना उसके फैशन में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसकी कोई रुचि अपरिवर्तित होगी। ठीक है, सॉरी, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे 4। और देखेंगे हम अगली मान्यता, इसको रफ कर लेते हैं। व्यवहार में निरंतरता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई उपभोक्ता, यानी कोई भी जो उपभोक्ता है, उसके व्यवहार में क्या देखा जाता है कि उसके व्यवहार में कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि निरंतरता होती है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, यदि वे बी की तुलना में ए संयोग को चुनता है, ठीक है, कोई भी उपभोक्ता है जो विभिन्न संयोग हैं, या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी दो वस्तुओं के दो संयोग हैं ए और बी, ठीक है, तो अगर वो उसमें बी में से बी की तुलना में ए को चुनता है, तो अन्य कभी भी, यानी कि भविष्य में कभी भी अगर ए और बी दो संयोग जो हैं वो भविष्य में भी एक साथ कभी भी मिलते हैं या बनते हैं, तो वे हमेशा किसको चुनेगा, बी की तुलना में हमेशा ए को ही चुनेगा। तो ये क्या कहलाता है, व्यवहार में निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। तो ये भी एक प्रकट अधिमान सिद्धांत की हमारी मान्यता है कि उपभोक्ता के व्यवहार में क्या पाई जाती है, निरंतरता पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट, यानी कि लास्ट मान्यता, जो कि है संक्रामकता। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो छठी है हमारी संक्रामकता। ठीक है, पर आधारित। ठीक है, यानी कि ये जो मान्यता हमें क्या बताती है कि ये जो हमारा सिद्धांत है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, वह किस पर आधारित है, संक्रामकता पर आधारित है, यानी कि ट्रांजिटिविटी पर आधारित है। इसका क्या मतलब होता है, ये जो संक्रामकता होती है वह क्या होती है, तीन पदों के सामंजस्य को दर्शाती है, यानी कि कोई भी तीन पद हैं उनके आपस में जो सामंजस्य है उसको दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी, यानी कि संक्रामकता। जैसे मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, वह बी की तुलना में ए को ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि उसे ए ज़्यादा पसंद है बी की तुलना में। अब यदि ए नहीं है और बी और सी एक अन्य संयोग है सी, तो बी और सी में वह किसे पसंद करता है, बी को पसंद करता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जब ए और सी संयोग उपलब्ध हैं, तो जाहिर होगा, यानी स्पष्ट होता है इसके आधार पर कि वे हमेशा ए को ही चुनेगा सी की तुलना में। तो ये जो ए चुनेगा वो सी की तुलना में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी संक्रामकता, यानी कि ट्रांजिटिविटी। यानी कि जो तीन पद थे हमारे ए बी सी, तो यदि वे बी की तुलना में ए को चुन रहा है और सी की तुलना में बी को, तो सी की तुलना में वह हमेशा किसे चुनेगा, हमेशा ए को चुनेगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, संक्रामकता, यानी कि ट्रांजिटिविटी। तो ये इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण मान्यता है, क्योंकि इस पर ये आधारित है
तो ये है हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत की कुछ मान्यताएं। तो इसको अब हम एक ग्राफ के द्वारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो हम देखेंगे एक ग्राफ के द्वारा कि प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है। तो ये ठीक है, ठीक है, ये हमारा ओ एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा ओ वाई अक्ष है। और ले लेते हैं थोड़ा, ओ वाई, ये हमारी ए बी कीमत रेखा यानी कि बजट रेखा। ठीक है, और ये हमारी वस्तु एक्स। ठीक है, ये हमारी वस्तु y। ठीक है, ये हमारा ओ एक्स अक्ष जिस पर वस्तु x दर्शाई गई है, और ओ वाई जिस पर वस्तु y, और ये एक a और b हमारी बजट रेखा यानी कि जिसे हम कीमत रेखा भी कहते हैं। अब इस पर के लिए दो वस्तुओं के मान लीजिए एक ये संयोग बना, एक ये बना और एक ये बना। ये हमारा L, M और N। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो A त्रिभुज, हमारा ये त्रिभुज है ABO यानी कि AOB कह सकते हैं हम। ये क्या है, हमारे उपभोक्ता का बजट का क्षेत्र है, यानी कि ये इसके अंदर जो भी संयोग बनेंगे इस त्रिभुज के अंदर, उसे उपभोक्ता खरीद सकता है यानी चुन सकता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंदर AOB पूरा जितना हमारा ये त्रिभुज है, इसमें ये हमारे उपभोक्ता का बजट का क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ अन्य संयोग बन रहा है। मान लीजिए यहाँ बन रहा है हमारा PQ, एक यहाँ मान लेते हैं R। ठीक है, ये संयोग बन रहे हैं, और कुछ संयोग हमारे मान लेते हैं बजट रेखा से बाहर S, और यहाँ मान लेते हैं T बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो वस्तुओं के कुछ संयोग बन रहे हैं। ठीक है, तो अब जो उपभोक्ता है वो जो है कभी भी बजट लाइन से, यानी कि जो हमारी कीमत रेखा है, यानी कि जो उस उपभोक्ता की बजट लाइन है उससे नीचे वाले संयोग, यानी कि जो हमारे PQR ये तीन संयोग है, इन्हें कभी भी नहीं चुनेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इनको चुनता है तो इसका क्या मतलब होगा कि वह अपनी पूरी संपूर्ण आय जो है वो व्यय नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो हमने अभी अपनी मान्यताएं देखी थी सिद्धांत की, जिसमें पहली मान्यता थी हमारी, दूसरी के उपभोक्ता जो है वो अपनी समस्त मौद्रिक आय का व्यय करता है, और यदि वह इस बजट रेखा से नीचे के किसी भी संयोग को चुनता है तो वह क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वह अपनी पूरी मौद्रिक आय जो है उसको व्यय नहीं कर रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि ये कभी भी उपभोक्ता इस बजट रेखा से नीचे वाले संयोगों को नहीं चुनेगा। ठीक है, इसी प्रकार वे अपनी बजट रेखा से ऊपर वाले जो कि S और T संयोग बन रहे हैं हमारे, इनको भी नहीं चुनेगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी बजट रेखा से बाहर है, यानी कि वह कभी भी अपनी बजट रेखा से बाहर वाले संयोगों को नहीं चुनेगा। ठीक है, तो ये तो उसके चुनने का स्पष्ट हो जाता है कि वे सिर्फ और सिर्फ A और B जो हमारी बजट रेखा है उस पर जो भी संयोग बन रहे हैं, मान लीजिए ये मैंने तीन दर्शाए, और भी बन सकते हैं, तो इसी रेखा में से किसी एक संयोग को चुनेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि उसने L संयोग को चुन लिया। ठीक है, ये हमारे तीन संयोग बन रहे थे, तो इसमें से उस उपभोक्ता द्वारा किसे, इस वाले संयोग को यानी कि L संयोग को चुन लिया गया। तो वे इस L संयोग को उसके चुनने का क्या निर्धारित हो रहा है कि उसने जो इसके अन्य संयोग हैं इसी बजट रेखा पर M और N, ठीक है, उनको क्या करा है, इनकी उन दोनों की अपेक्षा L को क्या दिया है, अधिक उच्च कोटि का माना है। यानी कि जो M और N जो उसके अन्य संयोग हैं
जो कि समान रूप से महंगे हैं, यानी कि एक समान रूप से महंगे हैं एल की तुलना में, तो उनको उसने क्या माना है, निम्न कोटि का माना है या फिर उससे कम उपयोगी माना है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी उपभोक्ता जब किन्हीं विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग को चुनता है या उसके प्रति अपना पसंद को प्रकट करता है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ग्राफ के माध्यम से कि जब को विभिन्न संयोगों में से जब एक उपभोक्ता किसी एक संयोग को चुनता है तो वो क्या कहलाता है, प्रकट अधिमान सिद्धांत। तो यहाँ एक बात ध्यान रखने की और है कि ये जो हमारा सिद्धांत है प्रकट अधिमान सिद्धांत, वह मजबूत क्रम पर आधारित है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर। इसका क्या मतलब है कि जो उपभोक्ता होता है वह विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग के प्रति अपना जो है पसंद को प्रकट करता है। जैसे कि हमने अभी इसी ग्राफ में देखा कि यहाँ विभिन्न संयोग बन रहे हैं, जिसमें से उपभोक्ता ने एल संयोग को चुना, तो वह एक्स वस्तु की इतनी मात्रा और वाई वस्तु की इतनी मात्रा को के संयोग को चुनेगा। ठीक है, तो यानी वह किसी एक संयोग के प्रति अपनी पसंद को प्रकट करता है। जबकि जो हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण है सिद्धांत, वह किस पर आधारित है, हमारा वीक ऑर्डर पर, यानी कि दुर्बलता क्रम पर, जिसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता है हमारा वह विभिन्न संयोगों के में से किसी का चुनाव नहीं कर पाता, यानी कि वो जितने भी संयोग होते हैं उनके प्रति कैसा रहता है, तटस्थ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, मजबूत क्रम पर आधारित है। तो ये था हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत जो कि कंप्लीट हुआ, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।